हे स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 5। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देख लिया था, डिस्कवरी अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिए थे और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, इन सब का रिलेशन देख लिया था। DPP1 आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, तो DPP1 के जो कुछ डाउट्स हैं अगर आपके, तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। DPP1 के अंदर आपके टोटल जो है वो 23 क्वेश्चन है, आई थिंक, यस 23 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने सॉल्व कर लिया होगा DPP सॉल्व नहीं किया तो इस वीडियो को नहीं देखें, पहले DPP सॉल्व करें, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे। DPP1 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड जो है वो मास नंबर, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, इन सब के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट ओबे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कौन सा स्टेटमेंट ओबे नहीं कर रहा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम फ्रॉम कंबाइनिंग ऑफ एटम, एलिमेंटल एटम मिलके कंपाउंड एटम बनाते हैं, ये तो बताया था डाल्टन ने। मास एंड साइज ऑफ ऑल द एटम्स इज सेम, ये एक्चुअली होना चाहिए था ये ऑप्शन, मास एंड साइज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम, तो ये सही हो जाएगा। मास एंड साइज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के, हालांकि आइसोटॉप्स के मास अलग अलग होते हैं, लेकिन उस समय डाल्टन को ये बात मालूम नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का हिस्सा है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एक्सटिंक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब एलिमेंटल एटम मिलके कंपाउंड एटम बनाते हैं, कंपाउंड बनता है, तो उस समय एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट हो जाती है। बात सही है, बिल्कुल डाल्टन ने ऐसा बोला था। मास एंड साइजेस ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर, मास एंड साइज ऑल द आइसोटॉप, हाइड्रोजन के सारे आइसोटॉप्स का मास और साइज सिमिलर नहीं होता, मास अलग अलग होता है आइसोटॉप्स का, तो बात ही गलत है। और ये बात जो ये गलत स्टेटमेंट भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का हिस्सा नहीं था। डाल्टन के समय आइसोटॉप्स क्या होते हैं पता ही नहीं था। आइसोटॉप्स की डिस्कवरी बाद में, एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग मास वाले आइसोटॉपिक एटम्स मिलते हैं, समस्थानिक परमाणु मिलते हैं, ये बात सोडी ने, साइंटिस्ट सोडी ने बाद में बताई थी। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। डाल्टन्स स्टेट एटम इज डिविजिबल पार्टिकल, डाल्टन के अनुसार तो एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एटम कैन, एटम जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, नन ऑफ दिस, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एटम कैन टेक पार्ट इन ए, थर्ड आंसर हो जाएगा, थर्ड का भी थर्ड आंसर। फोर्थ अकॉर्डिंग टू डाल्टन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड, डाल्टन के अनुसार कंपाउंड का, आज तो हम कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या मानते हैं, उसका मॉलिक्यूल, लेकिन डाल्टन तो मॉलिक्यूल के बारे में जानते नहीं थे, डाल्टन ने उनको क्या नाम दिया था, कंपाउंड एटम, तो कंपाउंड एटम फर्स्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किस पर बेस्ड थी, फिफ्थ क्वेश्चन है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो बहुत बाद में हुआ, 1879 के आसपास हुआ, जबकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 1808 में दी गई थी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं, सारे लॉज ऑफ, चार लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को देख करके डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, फिफ्थ का सेकंड आंसर। द मिनिमम रियल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट, एक रियल चार्ज कितना रह सकता है, वैसे तो क्वार्क पार्टिकल्स पर ई से भी कम चार्ज रहता है, लेकिन जनरली हम ई चार्ज मानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, फर्स्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन आता है कैथोड रेज क्या है, प्रोटॉन से नहीं, प्रोटॉन्स तो एनोड रेज के रूप में मिले थे, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड आंसर। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज, सेकंड आंसर। कैथोड रेज हैव मास ओनली, चार्ज ओनली, नो मास नो चार्ज, मास एंड चार्ज बोथ, मास एंड चार्ज बोथ, फोर्थ आंसर। 10th क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कैथोड रेज, द स्टडी ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज shows that, स्टडी ऑफ कैथोड रेज alpha particles are heavier than protons, all forms of matter does not contain electron, all nuclei contain proton, E by m is constant, फोर्थ आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की स्टडी करने पर थॉमसन को मिला था कि चाहे कोई सी गैस भर दी जाए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो कैथोड रेज मिलती है उनका E by m हमेशा सेम रहता है, उनका चार्ज बाई मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन, इसलिए इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी एलिमेंट का एटम हो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटली सेम है, तो E by m इज कांस्टेंट, 10th का फोर्थ आंसर। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हेवी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं अपन, नॉर्मल हाइड्रोजन हो गई 1h1, हेवी हाइड्रोजन हो गई 1h2, है ना, और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन हो गई 1h3, इसको बोला था ड्यूटेरियम को बोला जाता है हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको ट्राइटियम को या ट्रीटियम को बोलते हैं
रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। और इसको बोलते हैं, इसको ट्राइटियम का सिंबल टी भी है, इसका ड्यूटेरियम का डी है, इसका नॉर्मल एच है। इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना, प्रोटियम, एच डी टी। इसका प्रोटॉन तीनों में 1 1 होते हैं, इलेक्ट्रॉन तीनों में 1 1 होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, इसमें न्यूट्रॉन 2 - 1 1 होता है, इसमें 3 - 1 2 होता है। तो हैवी हाइड्रोजन का मतलब हो गया ये, हैवी हाइड्रोजन का मतलब हो गया ये। अब हैवी हाइड्रोजन के पास क्या है, प्रोटॉन इज हैवी हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन होता है 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन और प्रोटियम। इसका अगर इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इसका केवल न्यूक्ली, तो +1H। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्ली ऑफ प्रोटियम। प्रोटियम क्या है, प्रोटियम का नाभिक, प्रोटियम क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन 1H1। इसका न्यूक्ली प्रोटॉन, क्योंकि वो केवल एक प्रोटॉन से बना है, तो इसलिए इसका नाम प्रोटियम था। तो प्रोटियम के नाभिक को प्रोटॉन कहा गया, और फिर बाद में ये एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन, ये पता चला। तो न्यूक्ली ऑफ हैवी हाइड्रोजन नहीं, डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्ली नहीं। डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्ली क्या होता है, He+2 4। डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्ली ये क्या होता है, एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल होता है, ध्यान रखना, एल्फा कण होता है। फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन, बिल्कुल होता है। आयन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन कोई कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन कोई कंपाउंड नहीं, हाइड्रोजन तो एलिमेंट है। तो फोर्थ तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो फंडामेंटल पार्टिकल, थर्ड आंसर, 11th का क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज, 12th क्वेश्चन है, प्रोटॉन का मास क्या होगा, 1 AMU, लगभग 1 AMU होता है मास ऑफ प्रोटॉन। 12 नंबर क्वेश्चन, मास ऑफ प्रोटॉन तो ऑलमोस्ट 1.0072 AMU होता है। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है ना, यूनिट मास होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन से हल्का सा कम होता है, 1 AMU, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 AMU मान सकते हैं, नियरली सेम एज मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक बात है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऑलमोस्ट ये ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ आंसर। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, लगभग सभी सही है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन इज न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम नहीं, न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम नहीं है, न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम तो क्या होगा, 30 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है, न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम, न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम होता है 1H2 या 1D2। इसके अंदर 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका न्यूक्ली क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्ली तो ये रहा, इसके न्यूक्ली में क्या है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो ये जो है प्रोटॉन जो है न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम नहीं है, न्यूक्ली ऑफ प्रोटियम है। प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया H2+1, है ना, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम हो सकता है। प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल नहीं, प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑप्शन देखिए, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। भाई 1 प्रोटॉन, केवल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या मानोगे आप लोग, सर हाइड्रोजन में तो प्रोटियम भी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन है, ट्राइटियम भी हाइड्रोजन है, ओनली हाइड्रोजन लिखा हुआ हो, इसका मतलब प्रोटियम 1H1। 1 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन भाग गया, आयोनाइज्ड तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो गया H+, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूक्ली ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या क्या बोल सकते हैं प्रोटॉन को, फंडामेंटल पार्टिकल है ही प्रोटॉन, फंडामेंटल पार्टिकल कह दो, एक ही बात है ना। अब भगवान राम बोल दो, है ना, सीता जी के पति बोल दो, लक्ष्मण जी के बड़े भाई बोल दो, है ना, हनुमान जी के आराध्य देव बोल दो, सब भगवान राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र बोल दो, कौशल्या जी के सबसे बड़े पुत्र बोल दो, तो ये सब भगवान राम को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग, है ना, मेथड हो गया। तो इसी तरह से प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल भी है। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्ली ऑफ 1H1। अब इस 1H1 को क्या क्या बोल सकते हो, न्यूक्ली ऑफ 1H1 बोल दो, न्यूक्ली ऑफ प्रोटियम बोल दो, है ना, न्यूक्ली ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन बोल दो,
ठीक है, न्यूक्ली ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, न्यूक्ली ऑफ हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन ही मानना है ना, इसको बोल दो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, सब एक ही बात है ना। प्रोटॉन जिसका सिंबल होता है H+1, तो फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूक्ली ऑफ 1H1, न्यूक्ली ऑफ प्रोटियम, न्यूक्ली ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन, न्यूक्ली ऑफ हाइड्रोजन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, सब एक ही बात है। तो 13 का जो हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नहीं, नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव, नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, सेकंड आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 14 नंबर। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज क्या है? एनोड रेज क्या है वास्तव में? पॉजिटिव पार्ट और न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ गैस filled in the discharge tube, डिस्चार्ज और वैक्यूम ट्यूब। निर्वात नलिका प्रयोग में, विसर्जन नलिका प्रयोग में, निर्वात नलिका या विसर्जन नलिका में जो गैस भरी हुई होती है उसके परमाणुओं के भागते हुए नाभिक होते हैं एनोड रेज। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम्स ऑफ गैस फील्ड, तो किस पर डिपेंड करेगी? जो गैस अंदर भरी रह जाती है डिस्चार्ज ट्यूब के, उनके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगी एनोड रेज की नेचर। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, सेकंड आंसर। 15, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन? देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, DPP1 का, DPP1 15 नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? इसका मास कितना? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/1837, 1/1837। इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, -31 नीचे जाएगा तो +31 +4, तो ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.1/1.672 इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा ये? 9.1/16720, इसको डिवाइड करोगे तो 1/1837। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/1837। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो एक प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स होगा उसका। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, 16 नंबर क्वेश्चन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। की रेंज क्या हो जाएगी? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻27 किलोग्राम, फोर्थ आंसर। 17 नंबर आता है Who discovered neutron? James Chadwick, first answer. 18, the discovery of neutron became very late. 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। The discovery of neutron was very late. बहुत लेट हुआ डिस्कवरी। प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया 1886 में, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया 1898 के अंदर, और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ 1932 में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्ली, न्यूक्ली में तो प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर हाईली अनस्टेबल, नहीं अनस्टेबल नहीं होते, स्टेबल होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, यस, थर्ड आंसर। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। चार्जलेस होने की वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब किसी एटम पर हम किसी पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करके उसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करते थे, तो प्रोटॉन्स तो एनोड रेज के रूप में फील हो जाते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड हो जाते थे, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे, विचलित हो जाते थे। लेकिन न्यूट्रॉन्स उन सब चीजों से डिफ्लेक्ट नहीं होने की वजह से फील नहीं हो पाते थे, तो चार्जलेस होने की वजह से इनकी डिस्कवरी लेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? नो चार्ज, थर्ड आंसर। 20, न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज एंड मास ऑफ 1 यूनिट, सेकंड आंसर। 20 का सेकंड। 21 का विच रे कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज? देखो 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, 21 नंबर क्वेश्चन DPP1 का,
ध्यान दीजिएगा 21 विच रेज कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखो बीटा रेज क्या होती है, बीटा रेज जो होती है E-10 की बनी होती है ना, बीटा रेज जो होती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, नेगेटिव पार्टिकल्स की बनी होती है, ठीक है। और बीटा-10 पॉजिट्रॉन अलग है, और ये बीटा रेज जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन सी होती है। बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो बीटा रेज बीटा पार्टिकल की बनी है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है भागते हुए, बीटा रेज भागते हुए बीटा पार्टिकल है, मतलब भागते हुए इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। दूसरा आ गया अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या है, अल्फा रेज बनी होती है अल्फा पार्टिकल्स की, कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्ली के इक्विवेलेंट, हीलियम के न्यूक्ली के इक्विवेलेंट। इसके अंदर जैसे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, चार्ज होता है +2 और मास होता है ऑलमोस्ट 4 AMU, ऑलमोस्ट 4 AMU हीलियम अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा रेज क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इन पर क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +2। तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, न्यूट्रल है। गामा रेज क्या है, गामा रेज पार्टिकल्स की बनी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा न्यूट्रल होती है। एक्स रेज, एक्स रेज भी क्या है, एक्स रेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वेव्स की तरह अल्फा बीटा रेज, अल्फा रेज, रेज मानी गई थी, एक्चुअली रेज नहीं थी, ये पार्टिकल्स की बनी थी, मास पार्टिकल्स की बनी थी, चार्ज मास पार्टिकल्स की बनी थी। इसका मास पार्टिकल ये है, चार्ज मास पार्टिकल, इसका ये वाला है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कौन होगी, अल्फा रेज। नेक्स्ट 22 विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट नहीं होगा, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगी। ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये जब मूव करते हैं तो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसलिए बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। बाहरी ये खुद अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, इसलिए बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिक्रिया करके उससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जो न्यूट्रल है वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस पूरी डीपीपी का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इनको E/m की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m वैल्यूज में अरेंज करो, ठीक है ना। एक दे दिया आपको इलेक्ट्रॉन, एक दे दिया आपको प्रोटॉन, एक दे दिया आपको अल्फा पार्टिकल, एक दे दिया आपको न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, E/m। देखो इसका E देखो, इसका m देखो। केवल अगर इसका E देखूं तो इसका E हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा +2, इसका हो जाएगा 0। इसका m देखूं तो इसका अगर मैं मान लो m1 मानूं तो इसका m लगभग 1837 टाइम्स। अल्फा पार्टिकल का m जो होता है वो लगभग 4 × 1837 टाइम्स, और इसका जो होता है वो लगभग 1837 से थोड़ा ज्यादा 1850 1845 टाइम्स, है ना। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, इसका +e होता है, इसका +2e होता है, इसका 0 होता है। मास आप जानते हो इसका 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, इसका 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, इसका 4 × 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, इसका 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम, इसका 5.48 × 10⁻⁴ AMU, इसका 1.0072 AMU, इसका ऑलमोस्ट 4 AMU, इसका
1.0086 AMU। ठीक है, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा। अब देखिए E/M, यहाँ मैं निकाल देता हूँ E/M, इसकी लैंग्वेज में निकालूँ तो ठीक है ना, मास में इस लैंग्वेज में लेता हूँ, ये वाले मास लेता हूँ, रिलेटिव मास। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो एक प्रोटॉन का मास 1837 है, एक अल्फा पार्टिकल का मास 4 × 1837 है, और इसका 1837 से थोड़ा ज्यादा है, 1845 समझ लो। तो ये हो जाएगा 1/1। इसकी चार्ज की नेचर नहीं देखनी है, चार्ज की वैल्यू देखनी है। ये हो जाएगा 1/1837, ये हो जाएगा 2/4 × 1837, और ये हो जाएगा 0/1845। ये आ गया, मिटा देता हूं ये। इसका 1/1, इसका 1/1837, इसका 2 से 2 गया, 1/2 × 1837, और ये 0, 1 2 टाइम गया 4। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/M, चार्ज बाई मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। ध्यान दीजिएगा, E/M का सबसे कम किसका हो गया, इसका, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद में अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज बाई मास रेशियो, विशिष्ट आवेश, N-alpha-Pe, सेकेंड आंसर। तो इस तरह से ये अपना 23rd क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। DPP1 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो DPP1 देखा आपने। अब आ जाइए आगे थ्योरी में चलते हैं, इसकी, इस चैप्टर की जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सबसे पहले अपन ने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर देखा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, फिर देखा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन, फिर देखा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर देखा अंदर फंडामेंटल पार्टिकल, फिर अपन ने अदर फंडामेंटल पार्टिकल के बाद इसके अंदर देखा एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर। अब देखते हैं 6th-7th पॉइंट ऑफ द चैप्टर जो है वो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। देखो एटम हमें दिखता नहीं था, तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, अलग अलग प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर हम जो है वो एटम की हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पिक्चर बनाने की कोशिश करते थे, और उनको हम बोलते थे मॉडल्स। मॉडल किसको बोलते हैं साइंस में, मॉडल या भिन्न भिन्न प्रतिरूप, हिंदी में बोलते हैं परमाणु प्रतिरूप, मॉडल ऑफ एटम, है ना। मॉडल, एटम के मॉडल, परमाणु के मॉडल किसको बोलते हैं, एनी इमेजिनरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। एनी इमेजिनरी स्ट्रक्चर, हम किसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, हम किस चीज को डायरेक्ट देख नहीं पाए, जैसे मान लीजिए बीकानेर के अंदर जूनागढ़ है, किसी ने डायरेक्ट देख लिया, फोटो खींच लिया, तो वो मॉडल नहीं कहलाएगा। डायरेक्ट देखते हुए पिक्चर बना रहा है, चित्र बना रहा है, डायग्राम बना रहा है ना, तो उसको मॉडल नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्ट देख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर बैठा है बीकानेर से, और वो बीकानेर आ नहीं पा रहा, और वो अलग अलग लोगों के, जिन लोगों ने जूनागढ़ फोर्ट को देख रखा है, उनके बताए गए एक्सप्लेनेशन के बेस पर, उनके बताए गए वर्णन के आधार पर वो वहां बैठा बैठा बिना जूनागढ़ को डायरेक्ट देखे, बिना जूनागढ़ का फोटो देखे, केवल लोगों को बताए गए बातों के बेस पर जूनागढ़ का एक इमेजिनरी पिक्चर बनाए, तो उसको बोलेंगे मॉडल ऑफ जूनागढ़, मॉडल ऑफ जूनागढ़। तो इसलिए क्या है कि जूनागढ़ का मॉडल हो गया वो, क्योंकि डायरेक्टली नहीं देखा उसने। तो एटम को साइंटिस्ट डायरेक्टली देख नहीं पाते थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बेस पर,
एटम की इनर स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन करते थे साइंटिस्ट, और उन इमेजिनेशन को बोला गया एटॉमिक मॉडल्स। पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इन्होंने बताया था कि एटम डिविजिबल है, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो सबसे पहला मॉडल इन्होंने दिया। तो मेन बात जो आप ध्यान दोगे कि क्या होता है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इसके और भी नाम है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल के साथ साथ इसको अपन जो है रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तरबूज के समान तरबूज मॉडल। इस तरबूज में जो लाल कलर का मेन पार्ट होता है वो, और उसके ऊपर बीज लगे होते हैं, उसी तरह से उन्होंने बाना प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, रेजिन RAIS, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये इसके नाम है, तो नाम याद रख लीजिएगा। मेन ज्यादा फेमस नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। 1898 में थॉमसन के द्वारा दिया गया था, बाय जे थॉमसन, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, बाय जे थॉमसन दिया गया था। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित था? बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। विसर्जन नलिका प्रयोग के परिणामों पर आधारित था। भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब हम अलग अलग गैसेस को भर के बहुत कम लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज लगा के मेटल प्लेट्स की सहायता से पहले कैथोड रेज प्राप्त करते थे, बाद में और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते तो एनोड रेज मिलती थी, एनोड रेज बाद में मिलती थी, उनका E/M कम होता था, कैथोड रेज का E/M ज्यादा होता था। तो ये सब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को, परिणामों को देख देख करके थॉमसन ने एटम की पिक्चर बनाई। तो इनका जो मॉडल था वो विसर्जन नलिका प्रयोग के परिणामों पर आधारित था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स पर बेस्ड था। अगर हम भी थॉमसन के नजरिए से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देखें तो उसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे जिन कंक्लूजन पर थॉमसन पहुंचे थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था मॉडल? उनके अकॉर्डिंग हर एटम जो है ना वो सॉलिड होमोजेनस इंटाइटी है, पूरा मास जो है बना हुआ है, और इस पर बाहरी सरफेस पर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, छोटे छोटे। जो मेन पार्ट है होमोजेनस पॉजिटिव पार्ट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, होमोजेनस पॉजिटिव पार्ट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इसको पुडिंग की तरह मान लो, और इस पर बाहरी सरफेस पे एम्बेडेड, बाहरी ज्यादा इनर पार्ट में अंदर की तरफ धसे नहीं होते, बाहरी सतह की तरफ एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्लम रूपी इलेक्ट्रॉन्स। प्लम, ब्रिटेन में एक मिठाई चलती है प्लम पुडिंग, जिसमें ब्रेड से बना हुआ केक जैसा पुडिंग पार्ट होता है और उस पर प्लम रूपी जो है चेरी के दाने और इस तरह से लगे होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स दसाए हुए रहते हैं, तो वो प्लम पुडिंग। उन्होंने कहा जैसे ये फ्रूट्स के अलग अलग छोटे छोटे दाने हैं, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो उस पुडिंग के अंदर, जो पॉजिटिव होमोजेनस पॉजिटिव पार्ट है वो पुडिंग हो गया, केक का मेन पार्ट ब्रेड से बना हुआ ना गोल सा होता है, उसके ऊपर जो चेरी के दाने या फ्रूट्स के दाने जो धसे हुए बाहरी सरफेस पर, वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में मास सेम, चार्ज सेम, फंडामेंटली सेम होते हैं, वो अलग अलग इस तरह धसे रहते हैं, और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अलग अलग नहीं रह करके मिक्स होकर के एक जैसा होमोजेनस पार्ट डालते हैं। और कहीं पर एटम के अंदर कोई होलो जगह नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। एटम के सेंटर से लेकर के पेरीफेरी तक का सारा पार्ट जो है वो ठसाठस मास से भरा हुआ है, कहीं कोई खाली जगह नहीं है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन। इतना छोटे पार्टिकल में भी खाली जगह होगी कौन सोचेगा। और प्रोटॉन्स इस तरह से मर्ज होकर के एक साथ रहते हैं, और इसी के बेस पर थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझा दिया। इसको हम वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं। वाटरमेलन में जैसे जो गोल सा बाहर से जो ग्रीन पार्ट होता है, उसके अंदर जो रेड पार्ट होता है, पूरा होमोजेनस रेड पार्ट, वो हालांकि थोड़ा हेटेरोजेनस होता है लेकिन उसको पूरा होमोजेनस मान लो एक बार, तो वो तो हो गया प्रोटॉन से बना हुआ पुडिंग पार्ट। और जो बीज होते हैं वो हो गए प्लम, वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग अलग रहते हैं, और होमोजेनस पार्ट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पर मिला के किसी भी एटम के अंदर
ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो पूरा पुडिंग है ना, ये भी 8 प्रोटॉन से बना है, ये भी 8 प्रोटॉन से बना है। इस तरह से ये प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम कहलाया। थॉमसन के मॉडल की खास बातें क्या थी, स्पेशल फीचर क्या था? थॉमसन के अकॉर्डिंग, एज पर थॉमसन्स मॉडल, एटम is a solid entity, no hollow space, कोई खाली जगह नहीं है उसके अंदर, कहीं पर भी कोई जगह पेरिफेरी के अंदर कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है। is a homogeneous entity, mass is equally distributed, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हल्के मिल रहे थे, कैथोड रेज का E/m जो है बहुत ज्यादा मिल रहा था, E/m, इसका मतलब m कम है, तो जितना m कम है उतने छोटा मान लिया इलेक्ट्रॉन को। भाई जो इस पार्ट की डेंसिटी है ना, वही इस पार्ट की डेंसिटी है, वही इस पार्ट की डेंसिटी। डेंसिटी मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, मास अपॉन वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेम है। आप पूरे प्रोटॉन पर, पूरे एटम पर हाथ घुमाओगे तो आपको कहीं कोई ज्यादा डेंस, कहीं कोई कम डेंस नहीं होगा। जिसका मास कम है उसका वॉल्यूम भी कम है, जिसका मास ज्यादा है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। प्रोटॉन का मास ज्यादा था तो प्रोटॉन्स के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन। हालांकि ये बात आगे जाके गलत निकली, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका वॉल्यूम भी कम है। जिस रेशियो में मास कम है उसी रेशियो में वॉल्यूम भी कम है। डेंसिटी इलेक्ट्रॉन पार्ट की जितनी है उतनी प्रोटॉन पार्ट की है। प्लम पार्ट की जितनी डेंसिटी है, पुडिंग पार्ट की भी उतनी डेंसिटी है। डेंसिटी पूरे एटम की सिमिलर है। तीसरी जो खास बात है, ऑल चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इन स्टेशनरी स्टेट, कोई मूव नहीं कर रहा है। समस्त आवेशित कण, समस्त मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब स्थिर पड़े एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कोई मूव नहीं कर रहा है। और इस तरह से एक होमोजेनस, जितना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ पुडिंग, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। मास के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर पार्ट किसका है, ज्यादा पार्ट किसका है, प्रोटॉन्स का है। प्रोटॉन्स आर ग्रेटर इन मास एज वेल एज वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों ही ज्यादा किसका है, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तुलना में, है ना। चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बराबर है, इसलिए न्यूट्रल है। चार्ज दोनों का बराबर है, जितने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मास भी किसका ज्यादा, प्रोटॉन का, और वॉल्यूम भी किसका ज्यादा, प्रोटॉन का। ज्यादातर वॉल्यूम के हिसाब से ज्यादातर पार्ट क्या है, 99.99% पार्ट क्या है, प्रोटॉन्स है। वॉल्यूम मास के हिसाब से 99.99% प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास में कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। डेंसिटी दोनों पार्ट की सिमिलर है। ये था थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। अब इतना छोटा पार्टिकल, एटम एक बहुत इनडिविजिबल छोटा पार्टिकल था, अब डिविजिबल हो गया, तो इतने छोटे पार्टिकल में भी होलो स्पेस होगा क्यों मानेंगे। थॉमसन की जगह हम भी होते, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमें भी ये मिलता कि कैथोड रेज का E/m बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन रेज का यानी एनोड रेज का यानी पॉजिटिव पार्ट का E/m बहुत कम है। E दोनों का सेम होना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए। तो m इसका मतलब इनका प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव, प्रोटॉन से बना जो पॉजिटिव पार्ट है उसका m बहुत ज्यादा है। मतलब प्रत्येक प्रोटॉन भी जो है वो मास में बहुत ज्यादा है, तभी तो सारे प्रोटॉन्स का मास सारे इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा बैठेगा, क्योंकि ईच प्रोटॉन भी ईच इलेक्ट्रॉन से हैवी होगा। तो इस तरह से प्रोटॉन्स को हैवी माना, इलेक्ट्रॉन को। वो E/m थॉमसन ने निकाला था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, थॉमसन ने एनोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी की, थॉमसन ने जो है वो E/m निकाला, चाहे कैथोड रेज हो चाहे एनोड रेज का। अच्छा, अलग अलग गैसेस का E/m, कैथोड रेज का तो सेम मिल रहा था, एनोड रेज का अलग मिल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह से जो एटम होते हैं, इस तरह से जो एटम है वो, जैसे मान लीजिए ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन से बना प्लम पार्ट है,
और ये पुडिंग वाला पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट से बना है। जब ये मान लीजिए किसी भी गैस का एटम है या किसी भी एलिमेंट का एटम है, जब हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब में डाल करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, प्लम रूपी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है इधर की तरफ, और इस पूरे पुडिंग पर फोर्स लगता है इधर की तरफ, पूरे पुडिंग पर, पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग पर, है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग है इस पर फोर्स लगता है इधर की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगने पर ये उखड़ उखड़ के इधर भागने लगते हैं कैथोड रेज की तरह। और अलग अलग भागते हुए इलेक्ट्रॉनों का कैथोड रेज का E/m सेम आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे कोई भी गैस भर दो, इलेक्ट्रॉन तो वही सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग गैसेस का पॉजिटिव पार्ट अलग अलग होगा, और ये भागते हुए पॉजिटिव पार्ट एनोड रेज के रूप में नजर आते हैं। इस तरह अपने इस इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एटॉमिक मॉडल के बेस पर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर दिया, और ये थॉमसन मॉडल कहलाया। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक बात है, इतना छोटा पार्टिकल जो है वो तो इतना सॉलिड इंटाइटी होगा और 2 पार्टिकल से बना है, और चलता रहा 1911 तक, 1898 से लेकर 1911 तक ये मॉडल साइंस में मान लिया गया। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ ने नहीं माना। कुछ लोगों ने कहा कि थॉमसन बड़ा महान वैज्ञानिक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी में रोल प्ले किया, एटम का मॉडल दे दिया। कुछ लोग कहते थे कि अभी एटम की इनर स्ट्रक्चर के बारे में बताना, एटॉमिक मॉडल देना थोड़ी जल्दबाजी है, कुछ और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स साइंस को जुटाने चाहिए, साइंटिस्ट को जुटाने चाहिए, उसके बाद एटम की इनर स्ट्रक्चर के बारे में और बात करनी चाहिए। अभी थोड़ी हड़बड़ाहट है, थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं मिस्टर थॉमसन। इस तरह से साइंटिफिक वर्ल्ड, एटॉमिक साइंटिस्ट का वर्ल्ड 2 भागों में बट गया। कई थॉमसन मॉडल को स्वीकार करते थे, कई थॉमसन मॉडल को स्वीकार नहीं करते थे। थॉमसन के ही स्टूडेंट, थॉमसन से बड़े प्रेरित साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने आगे जाके 1911 में थॉमसन के मॉडल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करने के लिए, उसके फेवर में और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जुटाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाते समय रदरफोर्ड को आफ्टर 13 इयर्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले जिससे थॉमसन मॉडल पे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लग गए, और पता चला कि थॉमसन मॉडल के अंदर जो एटम बताया गया वो एकदम ही गलत है। थॉमसन लेटर ऑन, जो बाद के एक्सपेरिमेंट थे, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द होल थॉमसन मॉडल इज कंप्लीटली रॉन्ग। यानी रदरफोर्ड ने जिस मॉडल को प्रूव करने के लिए, वो तो थॉमसन मॉडल को सही मान रहे थे, जिस मॉडल को प्रूव करने के लिए और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, प्रायोगिक तथ्य, सबूत उसके पक्ष में जुटाने के लिए एक्सपेरिमेंट करवाया, और उसी एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से थॉमसन मॉडल की हत्या हो गई। थॉमसन मॉडल की बहुत पता चला कि द होल थॉमसन मॉडल इज अ फेलियर, एक गलत स्ट्रक्चर है, एटम ऐसा नहीं होता, एटम की ये स्ट्रक्चर सही नहीं है जो मिस्टर थॉमसन मान रहे हैं। क्या था ऐसा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? क्या उसने ऐसी बातें बताई? क्या उनको मिला रदरफोर्ड को? तो थॉमसन मॉडल के फेलियर में आप लिख लोगे, लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, स्पेशली बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, दैट द होल मॉडल इज रॉन्ग। बाद के प्रयोगों ने, विशेष रूप से रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों ने यह साबित किया कि थॉमसन का पूरा परमाणु प्रतिरूप ही गलत था। क्या ये था थॉमसन मॉडल। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए पढ़ाया जाता है। हम इसलिए पढ़ते हैं इन गलत मॉडल्स को भी, ताकि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप कर सकें, ताकि हमें पता चले कि किस तरह साइंटिस्ट भी पहले प्रैक्टिकल फैक्ट्स देख करके कुछ इमेजिनेशन करते हैं, फिर नए प्रैक्टिकल फैक्ट आते हैं, वो पुरानी इमेजिनेशन को गलत प्रूव करते हैं, और फिर नई इमेजिनेशन की जाती है जो कि नए वाले प्रैक्टिकल फैक्ट को भी समझा दे और पुराने वाले प्रैक्टिकल फैक्ट को भी समझा दे। तो इस तरह वैज्ञानिक, साइंटिस्ट साइंस में अलग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। बल्क लेवल पर सब्सटेंसेस के बिहेवियर को देख देख करके माइक्रो लेवल पर जो है वो उसके बारे में अंदाजा लगाते रहते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देख करके, बिना एटम को देखे एटम के बारे में पता चला डाल्टन को।
जो अपना एवोगेड्रो को गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बेस पर उसको पता चला कि मॉलिक्यूल होते हैं बिना मॉलिक्यूल को देखे। फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बेस पे पता चला कि जिस एटम को हम आज तक अविभाज्य इनडिविजिबल मानते आए थे कि टूट नहीं सकता, वो भी विभाज्य है, वो डिविजिबल है और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है और थॉमसन मॉडल दिया गया। फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने बताया कि थॉमसन मॉडल जैसा बोलता है एटम वैसा नहीं है, बल्कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उसमें पहले तो खाली प्रोटॉन माना गया था, बाद में न्यूट्रॉन को भी माना गया। तो इस तरह से प्रैक्टिकल डिस्कवरीज होती जाती है, इमेजिनेशन चेंज होते जाते हैं और साइंस डेवलप होता जाता है। तो आप इन चैप्टर्स के माध्यम से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हो अपने अंदर। फैक्ट्स तो जानते ही जानते हो, साथ साथ में एक साइंस की वर्किंग स्टाइल, मेथोडोलॉजी ऑफ वर्किंग ऑफ साइंस को आप जो है ना, मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस को आप सीखते हो, समझते हो। तो एक स्टोरी की तरह पूरा चैप्टर चलता है। अब हम इस कहानी का अगला भाग रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड हिज एटॉमिक मॉडल ये आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।